गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपसे दीक्षित एक बार फिर से आपका कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के लास्ट 3 पॉइंट्स की और उम्मीद है कि ये 3 पॉइंट्स इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। जहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आज मैं उसके आगे की बात करता हूं। और आज जो हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पहला तो हम देखेंगे कि इस सभ्यता का पतन कैसे हो गया, उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन यानी इस सभ्यता की देन क्या है, और तीसरी बात हम देखेंगे एक्सकेवेटर्स यानी उत्खननकर्ता यानी इसकी इंपॉर्टेंट साइट और उसकी खोज करने वाले कौन थे। चूंकि ये टॉपिक ऐसा है जो एग्जाम्स में पूछ लिया था, फैक्चुअल टॉपिक है, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम की। और सबसे पहले जो आज हम देखेंगे वो ये है कि डिक्लाइन कैसे हुआ। इतनी आधुनिक सभ्यता जहाँ पर बेहतरीन शहरीकरण आपको दिखता है, रोड एक दूसरे से 90 डिग्री पर मिलती हैं, घर पक्के बने होते हैं, ठीक है, पेयजल होता है, पानी के जो स्रोत होते हैं वे साफ़ सुथरे होते हैं और उनको नालियों से दूर बनाया जाता है। लेकिन क्या ऐसे कारण थे कि इस ये सिविलाइजेशन कोलैप्स कर गई, इस सभ्यता का पतन हो गया। तो चलिए देखते हैं। इसको मैं इरेज करके बीच में लिखूंगा ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, या हम कहें तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, या हेडिंग हम कर लें डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, या सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। ठीक है, हमें यह समझना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इतनी आधुनिक सभ्यता थी तत्कालीन परिस्थितियों में, इसका पतन कैसे हो गया। तो पतन का पहला एक अर्थ ये समझ लीजिए कि पतन का मतलब ये नहीं होता है कि सभ्यता समाप्त हो गई। समाप्त बिल्कुल नहीं हुई, बल्कि देखते हैं क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ आईवीसी का मतलब होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मतलब होता है कि चूंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, अर्बन, तो हम मानते हैं कि डिक्लाइन का मतलब ये हुआ, पतन का मतलब ये होता है कि जो ये सभ्यता थी ये फिर से किस में पहुंच गई, अपने, यानी अर्बन फेज जो इसका था वो कोलैप्स कर गया, यानी अर्बन फेज जो इसका था वो कोलैप्स कर गया, या अर्बन फेज जो इसका था उसका विघटन हो गया और फिर से ये पहुंच गई रूरल फेज में, यानी फिर से किस में पहुंच गई, रूरल फेज में, जिसे हम कहते हैं ग्रामीण चरण में। ग्रामीण चरण में सभ्यता फिर से पहुंच गई, और जो ये सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी जिसे हम अर्बन फेज के रूप में जानते हैं, शहरी चरण था उसका, वो उसका पतन हो गया और वो किस में पहुंच गई, वो अपने ग्रामीण चरण में पहुंच गई। और इसी रूरल फेज को या ग्रामीण चरण को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लेटर हड़प्पन कल्चर। अगर हिंदी में हम बात करें तो इसको हिंदी में हम कहते हैं उत्तर हड़प्पाई संस्कृति। तो उम्मीद है आप लोगों को पतन का मतलब समझ में आ गया होगा। पतन का मतलब ये नहीं होता है कि सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो जाए। पतन का मतलब ये हुआ कि जो इसके शहरी चरण जो इसका था उसका विघटन हो गया और सभ्यता किस में प्रवेश कर गई, सभ्यता जो कि ग्रामीण चरण से उठकर शहरी चरण में आई थी वो फिर से ग्रामीण चरण यानी रूरल फेज में पहुंच गई। और जिसे हम बाद में क्या कहते हैं, जो ये ग्रामीण फेज था या रूरल फेज था, इसे ही हम कहते हैं लेटर हड़प्पन कल्चर। और इसके हमको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिखते हैं। लेटर हड़प्पन कल्चर के अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो चनहुदड़ों में हमें एक संस्कृति दिखाई देती है जिसे हम क्या कहते हैं, झूकर कल्चर, या हिंदी में कहें तो झूकर संस्कृति। और इसी तरह पंजाब में भी हमें एक संस्कृति दिखाई देती है जिसे हम लेटर हड़प्पन कल्चर कहते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बाड़ा या बारा कल्चर।
या हिंदी में कहें तो 12 या बाड़ा। तो ये हमने समझ लिया कि डिक्लाइन का मतलब क्या होता है। डिक्लाइन का मतलब ये होता है कि शहरी जो उसका चरण था वो कोलैप्स कर गया और फिर से सभ्यता किस में पहुंच गई, अपने रूरल फेज में पहुंच गई, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, लेटर हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमें 2 एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, चंदूदड़ों में झूकर संस्कृति और पंजाब में बाड़ा संस्कृति के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि पतन का मतलब क्या होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये हमने पतन का मतलब समझ लिया, ये बेसिक्स था। अब हम देखते हैं कि कुछ थ्योरीज दी गई हैं कि इस मॉडर्न जो तत्कालीन सभ्यता थी इसका पतन कैसे हुआ। इसको मॉडर्न में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम देखते हैं कि मॉडर्न कल्चर में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो इस 5000 साल पहले की इस सभ्यता में भी पाए जाते थे। अब हम बात करें अगर कॉजेज ऑफ कोलिजन या कॉजेज ऑफ कोलैप्स, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन कर लेते हैं, डिक्लाइन। इसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पतन के कारण, हिंदी में आप लिख लीजिए पतन के कारण क्या थे। ठीक है, तो जो इसके पतन के कारण है इसके संदर्भ में भी 2 थ्योरीज दी जाती हैं। जो पहली थ्योरीज है वो क्या है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। ठीक है, और जो दूसरी थ्योरी इसके पतन के संदर्भ में दी जाती है वो ये है थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अगर हिंदी में कहना चाहें तो इसको कहते हैं आर्य आक्रमण का सिद्धांत, आर्य आक्रमण का सिद्धांत। और अगर इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत, पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत, असंतुलन। अब हम देखते हैं कि ये दोनों थ्योरीज हैं क्या। तो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसमें यह कहा गया कि दरअसल आर्यों ने आक्रमण किया और इस सभ्यता का अंत कर दिया। लेकिन अब इसको हम जो फैक्ट्स हैं उसको चेक करते हैं। ये जो थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, ये दे दी गई, लेकिन ये बहुत एप्रोप्रिएट या हिंदी में कहें तो उचित नहीं लगती है। अब ये उचित क्यों नहीं लगती ये समझने की बात है। दरअसल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो आर्यन इन्वेजन या आर्यों का आक्रमण था, इन्वेजन या आक्रमण हम कहें, आर्य आक्रमण था, जो भारत में आर्यों का आक्रमण की हम बात करते हैं वो हुआ 1500 BC के करीब। ठीक है, लेकिन जब हम इस कल्चर की बात करते हैं, इस सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो इसका जो हमें शहरी चरण दिखाई देता है उसका कालक्रम क्या है, जो इसका अर्बन फेज है, इसका जो हमें कालखंड दिखाई देता, पीरियड दिखाई देता 1500 से लेकर 1750 BC तक। तो अगर हम चेक करें कि जो आर्य आक्रमण हुआ वो 1500 में हुआ, लेकिन इसका जो शहरी चरण का टाइम दिखाई देता है वो 1750 तक दिखाई देता है। तो ये सही नहीं लग रहा है। अगर हम फैक्ट चेक कर रहे हैं तो ये हमें उचित प्रतीत नहीं हो रहा। अगर हम इसी तरह दूसरी बात करें तो दूसरी बात अगर हम देखें, इसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। यानी अगर हिंदी में कहें तो इस थ्योरी का कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला है, तो क्या हुआ, ये थ्योरी हम खारिज करते हैं, ये हमें सही प्रतीत नहीं होती है। बस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दी गई थी, लेकिन हम जब इसके फैक्ट चेक करते हैं तो सही नहीं लगती। अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी पारिस्थितिकी असंतुलन का सिद्धांत। अगर हम पारिस्थितिकी असंतुलन के सिद्धांत की बात करें तो अब इसे समझने का प्रयास क्या करते हैं।
हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो अर्बन फेज था, तो जो शहरी क्षेत्र होता है या शहरी चरण होता है, तो उसमें जीवन बहुत अच्छा होता है। तो लिविंग सिचुएशन कैसी रही होंगी? लिविंग सिचुएशन यानी जो जीवन की परिस्थितियां होंगी वो कैसी होंगी? अच्छी रही होंगी। अब इससे क्या हुआ होगा? पॉपुलेशन जो होगी, अगर जीवन की परिस्थितियां अच्छी हैं, ठीक है, हेल्थ, तो इसका मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी होंगी, ठीक है, या फिर अगर वहां पर गंदगी नहीं है तो बीमारियां कम फैलेंगी, तो लोगों का जीवन लंबा होगा, और जब जीवन लंबा होगा तो उससे जनसंख्या क्या करेगी? जनसंख्या बढ़ेगी। जनसंख्या जब बढ़ेगी तो ये बढ़ी हुई जनसंख्या, या आप कहिए शहरीकरण का विस्तार करेगी, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करेगी। तो अगर जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे आप वर्तमान में देखते हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेस पे क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी नेचुरल रिसोर्सेस एग्जांपल समझ लीजिए आप, फॉरेस्ट, ठीक है, तो फॉरेस्ट क्या होंगे? कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये बढ़ी हुई जनसंख्या ना केवल अपने आवास का विस्तार करेगी, बल्कि अपने भोजन आदि के लिए भी जंगलों का सफाया करेगी। तो हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्सेस का बहुत ज़्यादा या प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होने लगा। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इससे क्या हुआ? पारिस्थितिकी असंतुलन हो गया। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, यानी पारिस्थितिकी असंतुलन की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण आने लगा क्या? ड्रॉट, ठीक है, ड्रॉट हो गया, फ्लड हो गया, यानी अगर हिंदी में हम कहें तो इसे कहेंगे सूखा, बाढ़ यानी फ्लड, और अर्थक्वेक ठीक है, अर्थक्वेक यानी भूकंप आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसा कि वर्तमान में हम नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि प्रकृति अपने आप को संतुलित करने के लिए, चाहे वो भूकंप हो या बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटित होती हैं। तो इस काल में भी क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ी, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन ज़्यादा किया, उसके बाद इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, और इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस के कारण ड्रॉट, सूखा और अर्थक्वेक यानी सूखा, बाढ़ और भूकंप जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई, और ये जो थी सिविलाइजेशन, ये कोलैप्स कर गई और फिर से अपने रूरल फेज में पहुंच गई। तो ये हमने दोनों थ्योरीज देख ली, और ये थ्योरी ये जो है ये ज़्यादा सही लगती है। अगर आप देखें लॉजिक के आधार पर, तो ये थ्योरी हमें ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि हमने दोनों को समझा। अब हमने पहला टॉपिक देख लिया कि डिक्लाइन क्यों हुआ। अब हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक। मैंने 3 टॉपिक दिए थे, जो दूसरा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की देन। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम देन की, जिसको बहुत ज़्यादा ये टर्म ना समझ में आ रहा हो, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस या पारिस्थितिकी असंतुलन, तो मैं जब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी या पारिस्थितिकी पर्यावरण पढ़ाऊंगा तो उसमें ये टॉपिक विस्तार से डिस्कस होगा, तब बेहतर समझ बनेगी। टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम जो सेकंड टॉपिक था उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, और सेकंड टॉपिक क्या था? कंट्रीब्यूशन या देन। तो अगर हम सेकंड टॉपिक को कवर करें, सेकंड टॉपिक क्या था? कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की देन, अगर हम इसकी बात कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता की देन की बात कर लें, कि सिंधु घाटी सभ्यता की हम देखते हैं कि कुछ जो इसके प्रिवेलेंट या प्रचलित तत्व थे, ये उसकी बाद की संस्कृतियों में दिखाई देता है। अगर हम बात करें बाद की संस्कृतियों में नहीं, प्रेजेंट में भी इसके कुछ एलिमेंट हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं
हम जिस टर्म को कह रहे हैं कंट्रीब्यूशन, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जो इसके आप देखते हैं कि जो इसके प्रीवेलेंट जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, अगर हम इसके प्रचलित तत्वों की बात करें, तो ये हमें बाद में भी दिखाई देते हैं, यानी उसके बाद की जो कल्चर्स या संस्कृतियां आती हैं उसमें भी दिखाई देते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि हम देखेंगे कि इस जो एक सभ्यता थी इसका हमें बाद में हिस्टोरिकल पीरियड में कैसे प्रभाव दिखता है। तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम इसके जो भी इसकी देन है, कंट्रीब्यूशन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं तो पहला हम इसका देखेंगे फिजिकल कंट्रीब्यूशन क्या है, फिजिकल या कंट्रीब्यूशन यानी भौतिक, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो भौतिक देन। और अगर हम दूसरी बात करना चाहें तो हम इसका देखेंगे कि स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन क्या है, यानी अगर हम स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसे हिंदी में हम कहते हैं आध्यात्मिक देन, आध्यात्मिक देन। अब अगर हम फिजिकल कंट्रीब्यूशन या भौतिक देन की बात करते हैं तो पहला क्या होगा, जो सिंधु घाटी का मेजरमेंट सिस्टम था वो हम उसके बाद के समय में भी देखते हैं। मेजरमेंट सिस्टम यानी माप तोल प्रणाली, तो ये हमें बाद के क्या आज तक वर्तमान तक दिखाई देता है। दूसरा अगर हम देखें टाउन प्लानिंग, जो उनका नगर नियोजन, जो हमने टॉपिक पूरा कवर किया था, तो हम अगर उनके टाउन प्लानिंग की बात करें या शहरी नियोजन की बात करें तो हम देखते हैं कि वर्तमान में भी जब हम स्मार्ट सिटीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम यही कल्पना करते हैं कि नालियों को घर से निकाल कर जो पेयजल स्रोत हैं उनसे दूर बना जाए, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटें, तो इसकी भी रेलेवेंसी आज तक बनी हुई है। तीसरी अगर हम बात करें यूज़ ऑफ ज्वेलरी, जो ज्वेलरी का प्रयोग था मेल और फीमेल तब करते थे, वर्तमान में भी करते हैं या उसके बाद के टाइम पीरियड से लेकर आज तक करते चले आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें फोर्थ में तो यूज ऑफ सील्स यानी मोहरों का प्रयोग आज भी ऑफिसों में होता है। इसके बाद अगर हम देखें यूज ऑफ बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी का प्रयोग गांव में आज तक होता है। ठीक है, उसके बाद 6 अगर हम देखें तो 6 हम ये कह सकते हैं कि हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेसोपोटामिया से ट्रेड होता था और देश के अंदर भी होता था। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार ट्रेड। तो हम क्या देखते हैं, बहुत सारे ऐसे और भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन समझ बनाने के लिए इतने पर्याप्त हैं। अब अगर उसके बाद हम स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन या आध्यात्मिक देन की बात करें तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अगर पॉइंट नंबर 1 देखें तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सबसे पहला जो हम स्पिरिचुअल उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। मदर गॉडेस वर्शिप, मातृ देवी की पूजा आज तक होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड शिवा की वर्शिप यानी पशुपति शिव की अगर हम बात करें तो शिव की पूजा आज भी होती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वर्शिप ऑफ फायर यानी आग की पूजा आज तक होती है। इसी तरह अगर हम 4th पॉइंट की बात करें वर्शिप ऑफ वाटर, तो हम देखते हैं पानी की पूजा भी वर्तमान में होती है। तो ये हम क्या देख रहे हैं। उसके बाद हम देखें योगा तब भी प्रचलित था और वर्तमान में भी प्रचलित है। यानी हमने क्या देखा कि मदर गॉडेस की पूजा तब भी होती थी, वर्तमान में प्रचलित है।
पशुपति शिवा की पूजा यानी भगवान शिव महादेव की पूजा तब भी होती थी, आज भी प्रचलित है। और जो आग की पूजा तब भी होती थी, आज भी होती है। जल की पूजा तब भी होती थी, आज भी होती है। इसी तरह योगा तब भी उतना ही रेलिवेंट था और आज भी उतना ही रेलिवेंट है। अगर उसके बाद हम 6 पॉइंट की बात करें तो हम क्या देखते हैं कि तब भी स्वास्तिक और चक्र का यूज होता था और आज भी हम इसका यूज करते हैं पूजा पाठ में। तो ये हम सब देखते हैं कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन था। तो ये हमने पूरा क्या समझ लिया कि सभ्यता की देन क्या है। अब इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इतना पर्याप्त है। इसके समझ पता चल गई कि देन क्या है। आप खुद भी जितना आपने पढ़ा है उससे बहुत चीजें निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अब, तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक कंप्लीट हो गया, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम जो हमने एक्सकेवेटर्स की बात की थी, उत्खननकर्ता की बात की थी, वो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। अगर हम बात करें हड़प्पन sites and their excavators यानी हड़प्पाई स्थल। अगर हम हिंदी में बात करें तो हड़प्पाई स्थल और उनके उत्खननकर्ता या खोजकर्ता, कुछ भी कह लीजिए आप। तो ये समझने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पाई स्थल कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सिर्फ हम इसलिए कवर कर रहे हैं कि एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि इस साइट की खोज किसने की थी। ठीक है, तो ये समझने के लिए देखिए, आप अगर इसको रटेंगे तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता है। ये मैं खुद बहुत बार प्रैक्टिकल करके देख चुका हूँ। आप अगर रट के आपको लग रहा है कि अरे मैंने रट लिया और बहुत आसान है, तो आप 10 दिन बाद पक्का भूलेंगे। आप समझते हैं इसको याद करने की, तो हम सिर्फ इसमें आप कोई बुक देखेंगे, उसमें जितनी भी साइट्स हैं सबके खोजकर्ता के एक्सकेवेटर्स के नाम दिए होंगे। हमें उतना पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ मेन साइट्स जो पिछले 10 से 15 सालों में क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, सिर्फ उनको कवर करेंगे। और उनको कवर करने के लिए एक हम ट्रिक बनाएंगे। और अगर हम ट्रिक की बात करें तो हम कहेंगे ट्रिक, जिसे हम तो हिंदी में ये ट्रिक है, और इसे अगर हम लिखने का प्रयास करें तो इसे हम कहेंगे रोए का बीबी। एल अंग्रेजी का है ये, एल और आर, रोए का बीबी, LR हंस के मरा। ये हमारी ट्रिक है। और अब हम देखते हैं कि हम इससे कैसे एक्सकेवेटर्स के नाम निकालेंगे। अगर हम फर्स्ट रोए को देखें तो अगर हम रोए की बात करें तो हम क्या देखते हैं, ये रा से बना है, और ये या है। तो अगर हम इस रो को रोपड़ लिखें, यानी रोपड़, तो रोपड़, और ये इसके एक्सकेवेटर का नाम या से ढूंढें तो ये हो जाएगा रा से रोपड़। और अगर या की हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेकंड आए का से, तो का से कालीबंगा की कौन सी साइड है हड़प्पा की, कालीबंगा है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो अगर हम इसको लिखें कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा की खोज किसने की थी, बीबी। यानी इस बीबी से नाम निकालेंगे बीबी लाल एंड बीके थापर। ठीक है। अब तीसरी अगर हम बात कर लें, हमने ये दोनों कवर कर लिया। अब एल से कौन सी साइड थी, एल से थी लोथल, जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित थी गुजरात में। तो लोथल के आगे क्या है, आर। तो आर से हम क्या बना सकते हैं, रंगनाथ राव, यानी रंगनाथ राव।
यानी इसको हमने क्या बना लिया, रंगनाथ राव। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, हंस के अब देखते हैं, उसके बाद में बताऊंगा मैंने क्या बोला है याद रखने के लिए। हंस की बात करें तो हा से हो गया हड़प्पा, हड़प्पा, और इसका एक्सकेवेटर कौन है, सा से शाहनी, यानी दयाराम, दया, या आप ऐसे कह लें दया, दया राम साहनी। उसके बाद यहां पर जो मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट फैक्ट है याद रखने के लिए कि यहां पर साइलेंट है। अब बात आती है मरा जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें माँ से, तो माँ से कौन सी साइड थी, माँ से थी मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित थी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित थी। तो अगर हम बात करें मोहनजोदारो की, जोदारो की या मोहनजोदड़ो की, तो इसके आगे क्या लिखा है, रा, यानी रा से क्या नाम होगा, रा से हम नाम की अगर बात करें तो रा से नाम होगा राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी, बनर्जी, राखल दास बनर्जी। अब एक चीज याद रखिएगा, चलिए हिंदी में भी लिख ही लेते हैं। अगर इसे हम कहें हिंदी में तो यज्ञ दत्त शर्मा। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो कालीबंगा की खोज, तो बीबी बी लाल एंड बी के थापर, बी के थापर। अगर हम तीसरी साइड की बात करें रंगनाथ राव, तो रंगनाथ राव। अगर हम हड़प्पा की बात करें दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी। तो ये हमने साइट्स एंड देयर एक्सकेवेटर्स देख लिए। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सारी साइट सही है। हंस के मरा, रो से रोपड़, या से यज्ञदत्त शर्मा, का से कालीबंगा, बीबी से बीबी। चलिए आप लोग साथ ही डिस्कस करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। हमने जो ट्रिक ड्रॉ की, ट्रिक का नाम है रोए का बीबी एलार हंस के मरा। अब इस रो से मतलब हो गया रोपड़, रोपड़ के अगर हम एक्सकेवेटर या उत्खनन करता है खोजकर्ता की बात करें तो वो होंगे यज्ञदत्त शर्मा। उसके बाद का से हमने मतलब लिया कालीबंगा, और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी दो बी हैं, तो एक बी से होगा बीबी लाल और सेकंड बी से होगा बी के थापर। अगर हम तीसरी साइड की बात करें तो हम कहेंगे एलआर, एल से मतलब लोथल, और लोथल की खोज की थी रंगनाथ राव ने। उसके बाद अगर हम हंस की बात करें तो हड़प्पा, हड़प्पा की खोज की थी साहनी यानी दयाराम साहनी। उसके बाद के यहाँ पर साइलेंट है याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं मरा की, तो माँ से मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, और इसकी खोज की थी यहाँ पर लिखा है राखल, यानी राखल दास बनर्जी। तो ये हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। और हम नेक्स्ट डे से अब वैदिक पीरियड पढ़ेंगे या वैदिक काल पढ़ेंगे। और एक ये आपने अगर पूरा चैप्टर कवर किया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसके सिवा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। इतना पर्याप्त है किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी से लेकर वनडे एग्जाम तक। अगर आप इतनी वीडियो देख लेते हैं और अपने लेवल की कोई बुक पढ़ लेते हैं या नोट्स पढ़ लेते हैं, या इसी से जो मैंने पढ़ाया है इसी के नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, तो इतना पर्याप्त है। तो उम्मीद है कि ये पूरा चैप्टर जो शुरुआत से मैंने इंट्रोडक्शन से लेकर लास्ट में एक्सकेवेटर्स तक पढ़ाया है, उसमें टाउन प्लानिंग भी शामिल है, सोशल स्ट्रक्चर भी शामिल है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी शामिल है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी शामिल है, रिलीजियस लाइफ भी शामिल है, बहुत चीज़ें शामिल है। अगर इस सारी वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं और पूरा कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि पिछले 25 साल के आप किसी भी एग्जाम के पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन, अगर ये वीडियो आप देखते हैं इस पूरे चैप्टर की हड़प्पा सिविलाइजेशन की, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन यूपीएससी के हों या वनडे एग्जाम्स के हों या यूपी पीसीएस के हों या लेखपाल के हों, कोई भी हो। अगर आपने इतनी चीज़ें कवर की हैं जितनी मैंने कवर कराई हैं तो ये पर्याप्त है, और पर्याप्त से ज़्यादा है। इसके बाहर से कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो उम्मीद है आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और खुद भी सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, ताकि कि जो लोग महंगी महंगी कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो आराम से समझ सकें कि क्या होता है। क्योंकि आप बुक से पढ़ तो सकते हैं, रट सकते हैं, लेकिन आपकी वो समझ नहीं बनती है जो कॉन्सेप्ट के द्वारा बनती है। और हिस्ट्री इसीलिए समझ में कम आता है क्योंकि हिस्ट्री की समस्या ये है कि लोग उसको रटते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर सिर्फ आप इन वीडियो को कवर कर रहे हैं तो ये बहुत बेहतर है, आपकी बहुत अच्छी समझ बनेगी। तो उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। थैंक यू।